जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। ये बात सच है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। लेकिन कभी कल कुछ सूचना ऐसी आ जाती है, कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं जिससे सिर्फ उनके घर का ही नहीं, उनके गांव का ही नहीं, उनके ज़िले का नहीं, उनके प्रदेश का नहीं, उनके देश का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का नुकसान हो जाता है। ऐसे ही थे हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन सर। आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनको हमेशा मैं गुनगुनाता हूँ, आप लोगों को भी जब पढ़ाता हूँ तो उनके कई शेर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। सोचिए इतने बड़े शायर, और उनका एक शेर मुझको याद आ रहा है कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा बनना। तो ऐसे इंसान आज हमारे बीच में नहीं हैं। वो उनकी उपमा जो थी वो बहुत कमाल की थी। उनके गीत पूरे विश्व में मशहूर हैं, फिल्मों में भी गाए जाते हैं। उनकी चार पंक्तियाँ और याद आ रही हैं हमें कि देना पड़ा है जब कोई प्यारा उदाहरण, देना पड़ा है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमान और भी थे मगर व्यर्थ थे सभी, तुमको ही दे रहा हूँ तुम्हारा उदाहरण। किसी के विषय में इससे बढ़ के कोई बात हो ही नहीं सकती है। और वो उनके जब हौसले की बात करते हैं तो उनका हौसला देखिए। क्या ये सूरत तेरी औकात है इस दुनिया में, क्या ये सूरत तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। और शेर सुनिएगा, अगर जिंदगी का फलसफा इसमें छुपा हो, पूरी जिंदगी ये शेर नहीं भूल पाएंगे आप। शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के कहा। देखिए जो सच्चा इंसान होता है उसके साथ आप कुछ भी करिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सब चीज़ सह लेगा, उसके बाद भी आपको मुस्कान फैलाएगा, आपके जीवन में ऊर्जा फैलाएगा। शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। फूल देखिए हमको खुशबू पहुंचाते हैं, सौंदर्य दिखाते हैं, लेकिन हम लोग उसको तोड़ लेते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। खैर ईश्वर को जो मंजूर था, उनको प्यारे थे तो उन्होंने अपने पास बुला लिया। कोई बात नहीं है, जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हम लोग गारसा द तासी को पढ़ लिए थे, इतिहास लेखन में पहला प्रयास उन्होंने किया था, उनको पढ़ लिए थे। आइए अब हम चलते हैं आगे, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में जब आगे जाते हैं, और ये यहाँ पर हम पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका जो नोट्स है वो भी हम आप लोगों को भेज देंगे। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा नोट्स के लिए, तो हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। जितना पढ़ाएंगे उतना आपको नोट्स दे देंगे। जब हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में जब हम आते हैं तो उसके बाद जब हम चलते हैं तो मौलवी करीमुद्दीन जी का नाम आता है। मौलवी करीमुद्दीन जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए इनसे। इनका सन भी पूछा गया है, इनके इतिहास का सन है 1948 ईस्वी, और इनके इतिहास का नाम है तज़किरा ई शुअराई हिंदी। ये इनसे बस यही दो सवाल आते हैं और कई बार पूछे गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इतिहास आता है डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनका इतिहास बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए इनके विषय में हम एक एक चीज जानकारी लेते हैं। इनके इतिहास का नाम है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनके इतिहास का नाम है। और इन्होंने ये देखिए जो कालक्रम, लेखक एवं कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया। जैसा कि हम लोग गारसा द तासी का इतिहास जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, काल क्रम का कोई ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने इतिहास को 11 कालखंडों में बांट दिया। कितने कालखंडों में बांट दिया, 11 कालखंडों में। जब हम कालखंड का विवरण जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये बताएंगे 11 कालखंड कौन कौन से हैं। और उसके बाद इनके इतिहास में लगभग 1000 कवि थे, कवि और लेखक थे। अगर एथेंटिक माना जाए तो ये 952 गोविंद पांडे की पुस्तक के अनुसार। आप लोग गोविंद पांडे की पुस्तक बराबर पढ़ते रहिए, प्रतियोगिता साहित्य दर्पण पढ़ते रहिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते रहिए,
और AGP की नोट्स आप लोग बराबर पढ़ते रहिए। किसी का फोन आ रहा है शायद। अब फिर उसके बाद कवियों के बाद हम आते हैं ये प्रकाशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि इनके इतिहास का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो प्रकाशन की बात करते हैं तो 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में, किसमें 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में। ये सवाल कई बार पूछा गया है, कब? 1888 ईस्वी में। तो ये चीज हम जान लिए। और उसके बाद इन्होंने ये लेखक एवं कवियों का कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया गया, इसको तो बता ही चुके हैं। और जब एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में इसका क्या किया? अनुवाद किया। किसमें अनुवाद किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से। देखिए, इसका किशोरी लाल गुप्त ने किसमें किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास में। गारसा दातासी के इतिहास, इस्तवार दाला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी को लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने 1952 में किसमें किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अनुवाद का। और ये जैसा कि नाम से ही आप लोग जान रहे हैं, ये भी अंग्रेजी विद्वान थे। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी, इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा? स्वर्ण युग कहा। भक्ति काल को क्या कहा? स्वर्ण युग कहा। और उसके बाद इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, काल विभाजन का प्रथम क्या किया गया? प्रयास किया गया। अगर पूछा जाएगा काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया, तो आप सीधे कहेंगे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। और एक महत्व जो इनके इतिहास का वो है, ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कालक्रम की दृष्टि से इन्होंने अपना इतिहास लिखा, और जो इतिहास कभी किसी भाग में नहीं बांटा था उसको 11 कालखंडों में बांट दिया। अब हम आगे चलते हैं, तो अगला क्रम जो आता है वो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर का आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इनका इतिहास पूछा जाता है। इनका इतिहास कौन सा है? तो इनका इतिहास है शिव सिंह सरोज। ये कई बार पूछा गया है। इनकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है परीक्षा में। तो इनकी डेट है 1883 ईस्वी। और उसके बाद इन्होंने लगभग 1000 कवियों का चरित एवं रचना उनकी रचनाओं को रखा है, उनके चरित्र को रखा हुआ है। कितने लोगों को? 1000 कवियों की। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय भाषा में लिखा प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास है। भारतीय भाषा में लिखा हुआ प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? शिव सिंह सरोज। किसने लिखा है? डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। डॉक्टर शिव सिंह। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मिश्र बंधु जी के पास आते हैं। मिश्र बंधु जी का इतिहास ये बहुत यादगार है, बहुत ऐतिहासिक है। इसमें से कई बार सवाल पूछे गए हैं, और उसमें से एक ये सवाल जो है वो कई बार ये कंफ्यूज कर देता है। तीनों लोगों का नाम दे देता है, 2 लोगों का नाम दे देता है, एक नाम बदल देता है। तो उसमें ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन बिहारी है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। श्याम बिहारी, शुभदेव बिहारी, गणेश बिहारी, ये 3 लोग हैं। इनका तीनों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। और उसके बाद इनके इतिहास की जब बात करते हैं, मिश्र बंधु का के इतिहास की जब बात करते हैं, तो ये मिश्र बंधु विनोद, ये भी इनके नाम से मैच खाता हुआ है, इसलिए बहुत जल्द याद हो जाएगा। ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 4 भागों में। प्रथम 3 भाग जो इसका है 1913 ईस्वी, ये बहुत बार पूछा गया है इसकी डेट। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में, और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। ये देखिए, चौथा भाग 1934 ईस्वी में। फिर उसके बाद जैसा कि हम आते हैं, जैसे गारसा दातासी का जो इतिहास था वो वर्ण क्रमानुसार था, और उसके बाद इनका क्या है? ये काल क्रमानुसार पद्धति से। उसके बाद इसमें कवियों सबसे ज्यादा कवि इन्हें इसी में मिलते हैं, ये 4591, यानी लगभग 5000। ये भी 5000 भी पूछ सकता है। किसमें आते हैं? मिश्र बंधु विनोद में। और उसके बाद इन्होंने अपने इतिहास को
8 कालखंडों में विभाजित किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने किया था? 11 कालखंडों में किया था, 11 भाग में किया था। और मिश्र बंधुओं ने कितना किया है? 8 कालखंडों में विभाजित किया है। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, आप लोग सब जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, इनका जो इतिहास है वो सभी पे भारी पड़ गया है। और इनका इतिहास आपको जरूर पढ़ना चाहिए, 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इतिहास के मामले में इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए इनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ हिंदी शब्द सागर की भूमिका से, इनका इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। और ये जो महत्वपूर्ण बात हम बता रहे थे, शुक्ल जी ने क्या किया? कवियों का परिचय इन्होंने क्या किससे लिया? मिश्र बंधु विनोद से। इसमें 4591 कवि जो हैं, मिश्र बंधुओं ने जो परिचय दिया है अपने इतिहास में इन कवियों का, उनका परिचय क्या किया है? शुक्ल जी ने ले लिया है, अपने इतिहास में प्रयोग किया है। वहां से इनको क्या हुआ है? आसानी हो गई है। इसलिए कहां से ले लिया है? मिश्र बंधु विनोद से। और उसके बाद इनके इतिहास का एक महत्व और ये है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, साहित्यिक महत्व को भी इन्होंने स्पष्ट किया है। जैसे किसी कवि के विषय में लिखा है तो उसके साहित्यिक, उसका जो साहित्य है उसके महत्व को भी इन्होंने क्या किया है? स्पष्ट किया है। अब आइए, अब जब हम जिसके पास चलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये जो नाम है ये पूरे हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें लिटरेचर में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पूछा जाता है। इसलिए आप लोग कोई भी इतिहास ना पढ़ें भले, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पढ़ें आप लोग। आइए इनके इतिहास के विषय में हम लोग जानते हैं। इनके इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा इन्होंने? 1929 ईस्वी में। ये नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। क्या? ये हिंदी साहित्य का इतिहास। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये किया कि प्रत्येक काल को, काल यानी समय, कौन सा? ये देखिए, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। इन्होंने क्या किया? प्रत्येक काल खंड की अवधि को निश्चित किया। ये देखिए, इसमें वैज्ञानिकता आ रही है। इन्होंने क्या किया? निश्चित कर दिया। 900 वर्षों के इतिहास को, ये देखिए 900 वर्षों के साहित्य को इन्होंने 4 काल खंडों में बांट दिया। और उसके बाद बांटा ही नहीं, इसको क्या किया? निश्चित कर दिया। इसको आगे आपको बताएंगे हम किस सन से किस में निश्चित किया है। और उसके बाद ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, साहित्यिक मूल्यांकन को क्या किया? प्राथमिकता दिया इन्होंने। तो दोस्तों, साहित्यिक मूल्यांकन को क्या किया? प्राथमिकता दिया है। और उसके बाद इनके इतिहास में जो दोष है वो है युगवादी दृष्टिकोण को कुछ बाधक सिद्ध हुआ। क्या हुआ? इसमें दोष क्या हुआ है? युगवादी दृष्टिकोण जो इनका है वो कुछ बाधक सिद्ध हुआ है। जैसे इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है पहले काल का। प्रथम जो 4 काल में इन्होंने विभाजित किया है उसमें पहले काल का नाम दिया है वीर गाथा काल। और इसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको क्या नाम दिया है? आदिकाल। ये देखिए, वीर रचनाओं के कारण इन्होंने वीर गाथा काल नाम दे दिया। जैसे आदिकाल में रचनाएं, कुछ पंक्तियां मुझको याद आ रही हैं आला खंड से हैं कि 20 बरस ले कुकुर जीवे और 13 ले जिए सियार और बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो इसलिए मतलब उसमें वीर रचनाएं भी मिलती हैं, तो उस कारण इन्होंने शुक्ल जी ने इसका वीर गाथा काल नाम रख दिया। अब देखिए दूसरा काल जो नाम रखा है भक्ति काल। क्या काल है भक्ति काल? देखिए कितने अच्छे अच्छे कवि हैं, कबीर दास, सूरदास, बाबा शेख फरीद। देखिए बाबा शेख फरीद इतने बड़े विद्वान, इतने अच्छे कवि, अगर उनका एक दोहा मैं सुना दूं तो आप लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। अरे वाह,
इतने बड़े कवि थे। उनका है देखिए प्रेम पे कितना अद्भुत उन्होंने लिखा है, इतना अद्भुत लिखा है कि आप लोग पूरी जिंदगी सोचते रह जाएंगे। कागा सब तन खायु, प्रेम की पराकाष्ठा आप लोग देखिए। बाबा शेख फरीद क्या लिखते हैं कि कागा सब तन खाइए, कागा यानी कौवा, तन आप जान रहे हैं। देखिए क्या मतलब कर रहे हैं, उस ईश्वर से कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। कह रहे हैं हे कौवे मेरा सब तन खा लो, चुन चुन के एक एक मांस खा लो। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, और दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। अब आप लोग सोचिए प्रेम की अजीब पराकाष्ठा, आप लोग सोचते रहिए। फिर उसके बाद जो तीसरा काल, ज्यादा आप लोग गहराई में मत जाइएगा नहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। तीसरा जो काल आता है वो रीति काल है। रीति काल आप लोग जान रहे हैं, रीत यानी परिपाटी। उस काल में खूब प्रेम की रचनाएं हुई, अजीब जो मन आया जिसका वही लिखता चला गया। जब रीत काल की बात आती है उसमें श्रृंगार का बहुत वर्णन हुआ। अब श्रृंगार की बात जब आती है तो एक बहुत बड़े कवि हैं जगपाल सिंह सरोज, उन्होंने क्या वर्णन किया आप लोग देखिए। अब जितना आगे आप लोग जाएंगे उतना आपको आनंद आएगा जिस जिस कवि के पास पहुंचेंगे। उन्होंने क्या वर्णन किया प्रेम का आप लोग देखिएगा कि देख पालकी जिस दुल्हन की बह गया हर एक बराती, देख पालकी जिस दुल्हन की बह गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जिसके जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या बीतेगी, जाने उस पर क्या बीतेगी। और एक रोज सपने में छूकर तन मन चंदन मन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। तो रीत काल में आप लोग प्रेम की रचनाएं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद गद्य काल आता है। गद्य काल में जैसे गद्य में आप लोग एक ही पद्य, ये इसमें पद्य की रचनाएं काफी हुई हैं। गद्य काल ये है जैसे नाटक, कहानी, निबंध, जीवनी, संस्मरण, ये सब चीजें आपका किसमें आती हैं, इसमें गद्य काल में। चलिए आगे अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आगे चलते हैं। फिर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि आप लोग जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिया जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छे इतिहासकार थे। तो इनके विषय में हम जानते हैं इन्होंने 3 ग्रंथ लिखा है। पहला ग्रंथ जो है इनका हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी में। ग्रंथ इनका कई बार पूछा गया, इसलिए इनके तीनों ग्रंथों को आप लोग याद कर लीजिए। पहला जो है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, और दूसरा इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, कब, 1952 में। 1952 में इन्होंने 2 इतिहास ग्रंथ लिखा। ये पहला जो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और उसके बाद दूसरा जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल। कब लिखा, 1952 में 2 ग्रंथ लिखे, देख लिया आप लोग। तो इस तरह से इनके कितने ग्रंथ हैं, इनके 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन से, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदि काल, ये तीनों ग्रंथ इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो और उसके बाद ये देखिए जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि शुक्ल के बाद सबसे चर्चित नाम जो आता है वो हजारी प्रसाद का आता है। और इन्होंने जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था, उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया, आदिकाल। आदिकाल किसका नाम दिया, वीर गाथा काल का क्या नाम दिया, आदिकाल नाम दिया। तो ये हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनसे संबंधित और भी कई सवाल होंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे किसी कवि को पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, शुक्ल जी ने क्या कहा है, राम कुमार वर्मा जी ने क्या कहा है, गणपत चंद्र गुप्त ने क्या कहा है, सब चीज बताया जाएगा। जैसा कि इन्होंने कबीर को क्या कहा था, वाणी का डिक्टेटर कहा था, मतलब वाणी कहे कबीर वाणी के तानाशाह है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे जैसे हम आगे चलेंगे हर एक चीज पे चर्चा करेंगे, कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं। आप लोग वीडियो देखिएगा, वीडियो के बाद आपको नोट्स भी मैं भेज दूंगा, आप लोग मैसेज करेंगे तो जो वीडियो पढ़ाएंगे उसकी नोट्स भी हम भेज देंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई, तभी मुझको कुछ समझ में आएगा सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं तो मैं धोखे पढ़ा हूँ, फर्जी एनर्जी खराब करता हूँ। एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। आइए अब आगे चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साथ पास चलते हैं तो इनके इतिहास का नाम है, इनके इतिहास का बहुत बार नाम पूछा गया है। ये जो पढ़ा रहे हैं इनके इतिहास का नाम सभी लोगों का बार बार पूछा जाता है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। और बीच बीच में अभी आपको हम ये भी बताएंगे किसका किसका सिर्फ इतिहास का नाम ही याद करना है, क्योंकि काफी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं और सबको पढ़ना, अगर सबको आप गहराई से पढ़ते जाएंगे पूरी जिंदगी यही इतिहास ही पढ़ते जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देख लेंगे। इनके इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसको कभी आप भूलेंगे ही नहीं, इतना अच्छा नाम है। किस सन में है? 1938 ईस्वी में इनके इतिहास का सन है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने काल विभाजन में शुक्ल का अनुसरण किया है, मतलब शुक्ल को एकदम ठोक दिया है। शुक्ल के इतिहास का अनुसरण किया है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है? 693 ईस्वी हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। कितना माना है? 693 ईस्वी में प्रारंभ माना है। और उसके बाद 7 प्रकरण में बांटा है। इन्होंने अपने इतिहास को 7 प्रकरण में बांटा है। वो हम लोग जब कालक्रम उसको पढ़ने लगेंगे कौन कितने क्रम में बांटा है तो उसमें हम लोग बताएंगे। इसमें जैसे चारण काल, भक्ति काल, रीत काल, जो भी जिसने जो माना है वो सब चीज उस पर हम चर्चा करेंगे। और इन्होंने अपभ्रंश के पहले कवि, अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को इन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य का पहला कवि मान लिया। कौन? ये राम कुमार वर्मा जी। और उसके बाद जो भक्ति काल में जब हम लोग जाएंगे तो ये जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, इसको इन्होंने छोटा नाम दे दिया। क्या दिया? संत काव्य, प्रेम काव्य। ये प्रेम की बात है, उधर दिल लगी तेरे बस की नहीं है। और प्रेम काव्य की बात आई है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो प्रेम अद्भुत चीज है साहब। प्रेम लोग करते हैं, महसूस करते हैं, और जिनकी संवेदना ज्यादा होती है वो व्यक्त भी करते हैं। मैंने कभी एक शेर लिखा कि जैसा मन था बिल्कुल वैसा मोड़ दिया, मैंने उसका माथा चुमा छोड़ दिया। और इसी अपने प्रेम का एहसास खुमार बाराबंकवी जी कैसे करते हैं? एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। शेर सुनिएगा यार। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। काटे हैं रफ्ता रफ्ता कई मुद्दतों में हम, काटे हैं रफ्ता रफ्ता कई मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, और आगाज़े आशिकी का मजा आप जानिए। प्यार के शुरुआत में बहुत मजा आता है, आगाज़े आशिकी का मजा आप जानिए, अंजामे आशिकी का मजा हमसे पूछिए। और हंसने का शौक हमको भी था आपकी तरह, हंसिए मगर हंसी का मजा हमसे पूछिए। और आज का शायर ऐसे कहता है कि जल नाए जिन्हें सीने से लगाना है मुझे, फिर बदन और किसी काम में लाना है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतजार करूंगा, तभी अगला वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।